हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेन का हम लोग इसमें देखेंगे जो जेक द्वारा दिया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का। एक सेट दिया गया है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस देखेंगे और सभी का आंसर भी देखेंगे। और आपको बताते चले कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जितना भी वीडियो होगा मॉडल क्वेश्चन का, सभी मॉडल क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। और आपको तैयारी करने का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो बता दें कि 14 मार्च से शेड्यूल आ चुका है। तो अगर देखा जाए तो बहुत कम समय है, तो इसके लिए आपको तैयारी जो करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, पिछला बार जो आया है जेक द्वारा मॉडल सेट, ये 5 सेट आया था, 5 सेट। और इस बार अभी तक एक सेट दिया गया है ऑब्जेक्टिव और एक सेट दिया गया है सब्जेक्टिव। तो अगर यहाँ पर जोड़ दे 5 और एक 6 सेट हो जाता है, सभी में 40-40 क्वेश्चन। तो इतना अगर कर लिया जाए और थोड़ा बहुत जो नोट्स है उससे अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग लगभग अप्रोक्स लमसम 40 में से एक दो क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो आई थिंक 40 क्वेश्चंस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस बात को समझ रहे होंगे और पिछला साल का भी क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और जितना क्वेश्चन, जितना मॉडल सेट है वो सभी को का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उससे अच्छे से ध्यान से लास्ट तक देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। और सेकंड पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होता है 2f होता है, या तो फिर एफ बराबर अगर निकालें तो r/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये f बराबर r/2 ऑप्शन नंबर बी है। और 3 में प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति वेग परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका माध्यम चेंज होता है तो वेग परिवर्तन होगा, तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तन होगा। क्योंकि माध्यम चेंज होता है, यहाँ पर अपवर्तन है तो माध्यम चेंज होगा। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी ये धनात्मक होता है। तो सिंपल से है कि अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो उसका लेंस की क्षमता भी प्लस में आएगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका लेंस की क्षमता P बराबर लिख लेंगे 1/f होता है, तो f की जगह पर 1 मीटर दिया हुआ है तो 1/1 एक डायोप्टर हो जाएगा। तो एक डायोप्टर ऑप्शन बी में है, ये बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4D यानी कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो 4 डायोप्टर यहाँ पर इसका f बराबर अगर यहाँ लिखना चाहें तो क्या होगा, f बराबर 1/p होगा, जो कि p का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 1 को 4 से भाग देंगे और ये मीटर में आएगा, फोकस दूरी मीटर में आएगा। और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ से भी सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 4 और 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे जो क्वेश्चन कह रहा है 6 में कह रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण, तो वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए में, जो कि है। और आगे बोल रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल, या तो फिर इसका रेटिना भी रह सकता है हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो रेटिना रहेगा। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, तो याद रखें कि दूर बिंदु अनंत होता है और निकटतम बिंदु बोला जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, तो परितारिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो मानव नेत्र में जो लेंस लगा हुआ रहता है वो उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होने के कारण जो उत्तल लेंस का प्रकृति होता है वही इसका भी प्रकृति होगा। तो उत्तल लेंस का प्रकृति हम लोग जानते हैं सीधा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा, जो कि डी में दिया हुआ है, उल्टा और वास्तविक, तो ये हो जाएगा।
और नेक्स्ट बोल रहा है 11 में कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट हम लोग जानते हैं वाट जो होता है शक्ति का होता है, बट किलोवाट आवर जो होता है ये व्यापारिक मात्रक है। तो किसका व्यापारिक मात्रक है, तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। नेक्स्ट बोला कूलाम किसका एसआई मात्रक है, तो कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है। तो विद्युत मोटर युक्ति है वह जो परिवर्तित करती है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि विद्युत मोटर जो है क्या लेती है, विद्युत धारा लेती है और वह क्या करती है, घूमती है। तो घूमता जहाँ घूमने का आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि लेता है ये क्या लेता है, विद्युत धारा, लेकिन बदलता किस में है, तो यांत्रिक में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, तो ये ऑप्शन बी यहाँ दिया हो, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। नेक्स्ट बोला जल का विद्युत अपघटन। हम लोग जानते हैं जल का विद्युत अपघटन, यहाँ जल का सूत्र जो होता है H2O। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये H2 + O2 में टूट जाएगा। यानी कि ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि उपचयन कौन हो रहा है। उपचयन दैट मीन्स ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, H2 है इधर अभिकारक तरफ और उत्पाद में हो गया H2O। तो अभिकारक तरफ जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है वही है उपचयन। तो और यहाँ बोला जाएगा H2O भी दिया हुआ ऑप्शन में रहेगा और H2 भी दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, तो हमेशा अभिकारक तरफ वाला तत्व हो जाता है। अभिकारक तरफ जो है H2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये H2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो है कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, लोहे का कील। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 हो जाएगा और आयरन लोहे का कील मतलब आयरन है। तो यहाँ से ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और प्लस में कॉपर बनाएगा। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया है, एक आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट बोल रहा है 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक यहाँ लिटमस पत्र लगा देंगे। और इसमें कह रहे हैं कि किसी विलयन का pH मान 10 है। तो हम लोग जानते हैं pH मान अगर 7 है तो उदासीन है, अगर 7 से कम है तो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा अगर रहेगा तो 7 से ज़्यादा लास्ट 14 तक रहेगा तो ये क्या है, क्षारक है या तो फिर क्षार है। जल में घुल जा रहा है तो क्षार है, जल में नहीं घुल रहा है तो क्षारक है। यहाँ पर क्षारक नहीं दिया हुआ, क्षार दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में यहाँ क्षार दिया हुआ तो क्षार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि यह चित्र दिया गया है, यह चित्र किसको इंगित कर रहा है, किसको सूचित कर रहा है। तो यह चित्र जो है ये यहाँ से देख सकते हैं, ये अम्ल गिर रहा है, इसका हाथ जो है जल गया है, यानी कि ये किसका है, तो सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इमली में, तो इसका आंसर क्या होगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसे आपको बताना है यहाँ पर कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आधातु बोला गया है, याद रहे आधातु बोला गया है। तो आधातु यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसका कमेंट करके बताना आपको कि कौन सा होगा। धातु लिख के और कमेंट करके बताना है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बनाने में, अग्निशामक बनाने में। नेक्स्ट बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी है। तो हम लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या जो होता है इसका आवर्त फलन होता है, ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। और अगर पूछा जाता है मेनलिफ का आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये पोटासियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि पृथ्वी 25 नंबर, पृथ्वी के ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, C3H3
3 दूना 6 और एक 7 एक ज़्यादा हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोपेनॉल है C3H7OH इसका सूत्र है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ प्रक्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये क्रियाशील समूह बोल रहा है, वही प्रक्रियात्मक समूह है। तो OH कौन सा ग्रुप का है, तो एल्कोहल ग्रुप का, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है। और नेक्स्ट बोल रहा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का क्या काम क्या है। फ्लोएम मतलब फल का वहन करना। फल किसका, तो पेड़ पौधे द्वारा जो खाना बनता है उसे फल नाम दिया गया है। तो फल कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, यानी कि ऊपर में बनता है। और फल को संचित करके कहाँ रखा जाता है, नीचे तना में। तो ये ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा। यहीं पर जाइलम अगर बोला जाता है तो कि जाइलम किसका वहन करता है, जल का। तो जल कहाँ रहता है, ज़मीन में। ज़मीन से कहाँ ले जाता है, पत्तियों तक खाना बनाने के लिए। तो यानी कि नीचे से ऊपर ले जाता है। जाइलम का दिशा नीचे से ऊपर वहन करता है परिवहन, और फ्लोएम ऊपर से नीचे करता है। तो ऊपर से नीचे यानी कि नीचे की ओर गति करता है, ये हो जाएगा, केवल नीचे की ओर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को पकाने के लिए एथिलीन हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों यानी कि पादपों के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सिन दिया हुआ, ये ऑक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निषेचन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये फिगर देखना है और बोल रहा है चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर ये जनन की प्रक्रिया दिखा रहा है। तो कौन सा प्रक्रिया है, तो मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख कौन से अंग है, तो यहाँ पर समरूप अंग होने चाहिए था, तो समरूप अंग तो है नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पर समजात, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेंडल अपने प्रयोग के लिए के लिए पौधा को चुना, कौन सा पौधा चुना था, तो मटर का पौधा चुना था। और नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा उत्पादक है, तो उत्पादक इनमें से कौन सा होगा, सांप होगा, मेंढक होगा, घास होगा, या घास होपर होगा, इसे कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी कौन सा निर्माण होता है, तो यहाँ याद रखना है कि घास जो होता है वो घास हो गया उत्पादक, और इसे प्रथम पोषी स्तर कहा जाता है। घास को खाने वाला कीड़ा ये इसका हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। कीड़ा को खाने वाला मेढक, और मेढक को खाने वाला सांप, तो इसको कहा जाता है उत्पादक, इसको उत्पादक कहा जाता है। और ये कीड़ा को प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, मेढक को द्वितीय उपभोक्ता, और मेढक को खाने वाले को तृतीय उपभोक्ता। लेकिन पोषीय स्तर का बात करें तो इसमें जितना स्तर है ये स्तर कहलाता है। तो घास हो जाएगा प्रथम पोषीय स्तर, कीड़ा हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय पोषीय स्तर, और मेढक हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर, मेढक को खाने वाला चतुर्थ पोषीय स्तर। तो यहाँ बोला शाकाहारी, तो जो घास फूस को खाएगा वो शाकाहारी यानी कि कीड़ा वगैरह। तो ये कीड़ा हो गया, हिरन हो गया, ये सभी। तो यहाँ पर जो शाकाहारी है वो कौन सा पोषीय स्तर होगा, तो दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो दूसरा नंबर यानी कि द्वितीय पोषीय स्तर, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए के लिए जिम्मेदार कौन है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ नाभिकीय ऊर्जा मार देना है, क्योंकि ये सभी तो है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी ऊर्जा स्रोत है। और नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का इस सेट का क्वेश्चन बोल रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो चाल जो है पवन का न्यूनतम जो होना चाहिए हवा का
15 किलोमीटर पर आवर। अगर 15 से कम होता तो वो हवा हो जाता, 15 से हवा उसको बोला जाता है, 15 से अगर ज़्यादा होता तब उसे पवन बोला जाता है। और तभी है सो पवन चक्की का टरबाइन जो पंखा होता है वो घूमता है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। तो एक बार फिर बोलेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।